बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नमस्कार। विगत दिनों बहुत सारे लोग मुझे नियमित रूप से मिलने आते हैं और बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके या मैसेज भेज के बात कर रहे हैं और उनके मन में ये लगन है कि वो कुछ काम करें। अधिकांश लोग किसानों के साथ काम करना चाहते हैं और वो गांव के युवा लोग हैं और उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। इसके साथ साथ उनके बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का जब उन्हें संतोषजनक जवाब मिलता है तो उनकी आंखों में मुझे एक अलग तरह की चमक देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद उनको एक रास्ता दिख रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति किसानों के साथ या अपना खुद का काम करना चाहते हैं उनने पहले ये काम नहीं किया है। हालांकि वो अपने घर के लिए वही काम कर रहे हैं, पर उनने कभी उसको व्यापार के तौर पर इस तरह के काम को नहीं किया है। सबसे बड़ा जो सवाल लोगों का निकल के आता है वो ये है कि जो वो काम करना चाहते हैं उसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, कैसे उस बिजनेस के पूरे खर्चे उनके निकल जाएं और उनको उससे लाभ होने लगे। तो देखिए, मेरा जो अनुभव है और मैं जो उनको सलाह देता हूँ कि गांव का जो कार्यक्रम है, गांव में जो बिजनेस होता है वो शहरों की अपेक्षा अलग तरह का होता है। जैसे शहर में जब कोई व्यक्ति मध्यम आय वर्ग का या बड़ी आय वर्ग का बाज़ार में जाके सामान खरीदता है तो वो महीने भर का सामान एक साथ खरीदते हैं, और जब गांव में कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो वो हफ्ते हफ्ते का सामान खरीदते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गांव में हाट बाज़ार की चलन है। जब बहुत सारे गरीब गांव से शहरों में आ गए हैं और उसी वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अब शहरों में भी हाट बाज़ार लगते हैं, जहां जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, डेली वेजर हैं जो रोज़ कमाई करते हैं या जो अपना छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, वो सामान्यतः हफ्ते हफ्ते का सामान खरीदते हैं। तो ये एक फ़र्क तो ये हमें समझना चाहिए कि गांव में जब भी कोई खरीदेगा तो वो बल्क में नहीं खरीदेगा, बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री नहीं खरीदता है। इसी तरह जो कंपनियां हिंदुस्तान में काम करती हैं वो शहरों में 250 ml की बोतल बेचेंगे। जैसे शैम्पू की शहर में 250 ml की बोतल बिकेगी और गांव में सैसे बिकेगा, छोटा 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, हर किसी का एक छोटा पैकेट आता है ताकि वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरी चीज़ जो गांव में और शहर में होती है, शहर में जो जनसंख्या है वो कम क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा घनी आबादी के तौर पर रहती है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, और गांव में आबादी का घनत्व तो शहर की तुलना में बहुत कम होता है। तो आबादी कम होती है, दूसरे उनकी दूरियां बढ़ जाती हैं, तो सामान लेने और भेजने के व्यय वहाँ बढ़ जाते हैं। तो दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो गांव वाले हैं वो चीज़ें तभी खरीदते हैं जब उनको ज़रूरत है। अगर उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ खरीद के पहले से नहीं रखते हैं। ख़ासतौर से खेती में भी आप देखेंगे कि खाद, बीज, दवाई या मशीन उपकरण वो तभी खरीदेंगे जब उनको उपयोग में आने वाला है। तो प्री प्लान करके ना खरीदने से उनको थोड़ा ज़्यादा कीमत देना पड़ती है बनस्पत की शहरों में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके लोग और एडवांस में लोग खरीदते हैं और इसी तरह वो डिस्काउंट का फ़ायदा भी लेते हैं। जो डिस्काउंट का फ़ायदा अभी गांव के उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है वो शहरी उपभोक्ताओं को बहुत आसानी से मिल रहा है। तो ये कुछ अंतर हैं जो शहरी और ग्रामीण बाज़ार में फ़र्क पैदा करते हैं। तो जो लोग ग्रामीण बाज़ार में काम करना चाहते हैं
उनको ये देखना चाहिए कि उन्हें एकल गतिविधि नहीं करना चाहिए, मतलब केवल एक ही, जैसे आप केवल पेस्टिसाइड बेच रहे हैं या केवल खाद बेच रहे हैं या केवल बीज बेच रहे हैं। जब आप एकल गतिविधि करते हैं तो आप बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए काम करते हैं, पर जब आप कई गतिविधियां करते हैं, मल्टीपल गतिविधियां करते हैं, आप खाद भी बेच रहे हैं, आप दवाई भी बेच रहे हैं, आप पेस्टिसाइड, आप सीड भी बेच रहे हैं, आप मशीन उपकरण भी बेच रहे हैं, आप पशु आहार भी बेच रहे हैं, या छोटी छोटी मशीन उपकरण भी आप किसानों को दे रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में पूरे समय आपकी दुकान चलती है और हमेशा ग्राहक आपके यहाँ आता रहता है। एकल व्यवस्था में क्या होता है कि ग्राहक को एक से ज़्यादा जब चीज़ें लगती हैं तो एक चीज़ खरीदने के लिए वो आपके पास आता है और बाकी चीज़ें खरीदने के लिए वो दूसरी दुकान में जाता है। तो जब वो दूसरी दुकान में जाता है और जो चीज़ आप एकल चीज़ बेच रहे हैं वो दूसरा दुकानदार भी बेच रहा है, तो वो ग्राहक आपका वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ग्राहक को पहली बार दुकान में लाना और उनको पहली बार सामग्री बेचना, फिर उसको रिपीट कस्टमर बनाना कि वो बार बार आपकी दुकान में आए और सामान खरीदे, क्योंकि नए उपभोक्ता को जोड़ना कठिन होता है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा लगता है बनस्पत की पुराने उपभोक्ता को रिपीट कस्टमर बनाया जाए। तो रिपीट कस्टमर वो कैसे बनेगा? यदि उसको अच्छी कीमत पर उचित क्वालिटी की वस्तु मिलती है और आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा है और उनको ये भरोसा होता है कि आपके साथ बिजनेस करने में उन्हें कोई धोखा नहीं हो रहा है, कोई ठगी नहीं हो रही है, तो वो आपके रिपीट कस्टमर बन जाते हैं, लॉयल कस्टमर बन जाते हैं और बार बार वो आपकी दुकान में आते हैं। तो ई फसल जिस तरह का मॉडल पे काम कर रही है उसमें वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ को उस सेंटर पर ला रहे हैं, जिसमें एग्री इनपुट है, मतलब खाद बीज दवाई मशीन उपकरण बायो न्यूट्रेंट, पशु आहार, आपका चारे के बीज, फल सब्जियों के बीज और गल्ले के बीज। इसके अलावा आपका जो छोटी छोटी सामग्रियां हैं, जैसे आपको हंसिया तगाड़ी खुरपी तिरपाल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें किसानों को लगती हैं और वो नियमित रूप से इनकी खरीदी करते हैं। तो ई फसल जिन दुकानों को फ्रेंचाइजी के तौर पर डेवलप कर रही है उनमें ये मल्टीपल एक्टिविटी करने के लिए वो कह रहे हैं। और अभी एक और चीज़ जो जोड़ी गई है वो है बैंक करस्पॉन्डेंट। उसी दुकान का वही दुकानदार अगर फिनो का काम ले लेता है तो वो ऐसे उपभोक्ताओं के जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, मोबाइल फ़ोन से ही बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी खाते से पैसा निकाल के उनको दे सकते हैं। फिर इंश्योरेंस का काम है, छोटे छोटे इंश्योरेंस अगर गांव वालों को मिलते हैं तो उसमें जैसे दुर्घटना बीमा है, जीवन बीमा है, पशुओं का इंश्योरेंस है, जो मशीन उपकरण है ट्रैक्टर पंप वगैरह उनके इंश्योरेंस हैं। तो इन सब इंश्योरेंस से गांव को फ़ायदा होता है। अभी बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकाले हैं, जैसे कोई केवल मलेरिया के ऊपर इंश्योरेंस देता है। तो अगर जैसे अपन देखते हैं बरसात में या जब भी मौसम बदलता है तो गांव में बड़ी मात्रा में लोग बीमार पड़ते हैं और उनको प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है और इलाज के लिए उन्हें हमेशा कर्जा लेना पड़ता है। तो जब वो कर्जा लेते हैं तो वो दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो अगर उनके पास छोटी सी बीमारी का छोटा इंश्योरेंस है तो उनको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनकी गांव में ज़रूरत है। और अभी अच्छी बात यह है कि सभी कंपनियां जो मार्केटिंग में हैं वो गांव के बाज़ार को बहुत अच्छे से समझ रही हैं और उनके हिसाब से उत्पाद बना रही हैं। तो जब हमारे साथ लोग आके बातचीत करते हैं तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि बजाय एक एकल काम करने के अगर आप मल्टीपल काम करेंगे, मल्टीपल चीज़ें आपके पास उपलब्ध होंगी, तो आपका जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन पे चलेगा, वो आप प्रॉफिट में चला सकते हैं। तो अगर कोई दुकान 350 किसानों को अपने साथ जोड़ सकती है तो वो ब्रेक इवन में चलती है, मतलब उसका दुकान का पूरा खर्चा, 2 आदमियों की तनख्वाह, दुकान का किराया और जो सामान लेना है उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल लगाया है उसका ब्याज वगैरह वो सब निकाल सकते हैं। तो
350 किसानों को जोड़ना गांव में कोई बड़ी बात नहीं है। बजाय दुकान में बैठे रहने के अगर आप गांव में भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसानों के साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही वो किसान आपके यहाँ आएंगे। इसके साथ साथ आपको उनसे बात करके उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो दूसरे की समस्या है वो आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का आपको कैसे फ़ायदा लेना है कि आप कैसे समझेंगे कि ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, तो ये बातचीत करके ही समझ में आता है। क्योंकि जब वो बातचीत करते हैं तो अपनी समस्याएं बताते हैं, अभी कितने खर्चे में उनको कोई उत्पाद मिल रहा है और आप कितने कम खर्चे में उनको दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहां आपको किसी भी दुकान की डीलरशिप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर आप जो प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट रखेंगे और इतनी सारी कंपनियों से आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो लगभग 40-42 लाख रुपए का खर्चा आपका हो जाएगा, और इतना खर्चा कोई भी छोटा दुकानदार गांव में नहीं कर सकता है। तो यही ई फसल काम आता है कि ई फसल की फ्रेंचाइजी जब आप ले लेते हैं तो उसके लिए खाद के लिए वो फार्म और पेस्टिसाइड और सीड के लिए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ई फसल उपलब्ध कराते हैं। फिर ई फसल हर कंपनी में आपका डीलर कोड बनवा देते हैं। तो डीलर कोड बनने से आपको डायरेक्ट रैक पॉइंट से बाई रोड या कंपनी के गोडाउन से मटेरियल मिलने लगता है। फिर आप बुकिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको रेट ठीक रखना है और किसानों को भी फ़ायदा देना है तो किसानों को और आपको एडवांस बुकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे अभी रबी के लिए बुकिंग शुरू हुई है, तो रबी सीजन शुरू होगा सितंबर-अक्टूबर से, पर कंपनियों ने अगस्त से उनकी बुकिंग या जुलाई से उनकी बुकिंग शुरू की है। तो जो प्रोडक्ट आपके यहाँ लगते हैं, जिन कंपनियों के पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, उन्हीं कंपनियों की बुकिंग में अगर आप ई फसल के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो कम खर्चे में आपको बड़ी बुकिंग का फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो डिस्काउंट आते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से आते हैं। तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, वो बड़ा पैसा लगा के एडवांस में बुकिंग करते हैं, फिर सीजन में वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि छोटे दुकानदार और किसान फिर उनकी शर्तों पे, उनकी कीमत पे उन्हें मटेरियल लेना पड़ता है। तो जब हमें पता ही है कि ये चीज़ें हमें 2 महीने बाद लगने वाली हैं और हमें इसका 25 से 30% एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ता है, तो क्यों ना हम बुकिंग करें। आप देखिए मध्य प्रदेश का जो टोटल एग्री इनपुट का बिजनेस है वो 22,000 करोड़ वार्षिक से भी अधिक है। अब 22,000 करोड़ में अगर किसान 15% भी एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने करोड़ रुपए किसानों के एडवांस बुकिंग ना करने से दुकानदारों के और कंपनियों की जेब में जा रहे हैं। इतनी बड़ी मदद कोई सरकार नहीं दे सकती, कोई योजना ऐसी नहीं है जहां से आपको इतनी बड़ी मदद मिल सके। देखिए जो किसान की अर्थव्यवस्था है वो एक बाल्टी की तरह है। जैसे आप बाल्टी में पानी भरने जाते हैं और कुएं में जब आप बाल्टी डालते हैं और रस्सी से खींचते हैं तो बाल्टी में पानी भर के आता है। पर अगर आपकी बाल्टी में छेद हों जहाँ से पानी रिस रहा है और आप पूरी बाल्टी भर के खींचेंगे तो वो छेदों से पानी रिस जाएगा, और जब आपके हाथ में बाल्टी आएगी तो उसमें बहुत कम पानी नीचे बचा हुआ होगा। तो इसी तरह किसान की अर्थव्यवस्था है इस फूटी बाल्टी की तरह जिसमें कई छेद हैं। तो किसान को ये समझना चाहिए कि किन छेदों से उनकी आमदनी बाहर जा रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि खेती में आमदनी नहीं हो रही है, खेती में आमदनी हो रही है, पर चूंकि हमारा वित्त प्रबंधन या हमारा काम करने का तरीका पुराने ढर्रे का है और इसका बाजार में हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इससे क्या है कि वो छेद से हमारी आमदनी रिस के जा रही है। तो जब हम साल भर में हिसाब बिठाते हैं तो इन छेदों से हमारी पूरी आमदनी चली जाती है और हमारे पास बहुत छोटा सा पैसा रहता है। तो हमें लगता है कि अरे ये तो घाटे का काम हो रहा है। तो बाजार की व्यवस्था को समझना चाहिए। जैसे अगर आपको बाल्टी में पानी रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छेद बंद करना पड़ेगा। कैसे, डामर लगा देंगे अगर आप, तो डामर लगा के गांव में लोग छेद बंद करते हैं।
अब इसी तरह आपको अगर अपनी अर्थव्यवस्था के छेद को बंद करना है तो उस सिस्टम को समझना होगा, उस सिस्टम को आपको अपनाना होगा जिससे वो छेद बंद हो जाए। तो बेचते समय, खरीदते समय, कर्जा लेते समय ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये धीरे धीरे हम बड़े बड़े छेदों को बंद कर सकते हैं। तो जो फालतू का खर्चा किसान का जा रहा है वो पैसा उनके पास बचा रह सकता है। और ये वित्त प्रबंधन, ये फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब गांव उस तरह का नहीं बचा है जैसे हम लोग अपने पिताजी या उनके पिताजी के समय गांव था कि वहीं सब काम होता था। नाई साल भर बाल काटता था, उसको आप गल्ला दे देते थे। कुम्हार आपको बर्तन देता था, उसको आप गल्ला दे देते थे। इसी तरह पंडित को गल्ला दे देते थे। अब वो सब्जी वाला सब्जी के बदले में गल्ला ले लेता था। इवन आइसक्रीम और दूसरी चीज़ें गांव में बिकने आती थी तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था फल, तो वो गल्ला दे के और बच्चे वो खरीद लेते थे। अब ऐसी व्यवस्था नहीं बची है। अब कोई गल्ला लेके आपको ठंडाई, आइसक्रीम या घड़ा या बाल नहीं काटेगा। अब तो उनको नियमित रूप से पैसा चाहिए। तो पैसा तभी आएगा जब आपकी अर्थव्यवस्था में पैसा बचेगा। तो ये आपको समझना है। और इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो, क्योंकि देखिए बचत भी आमदनी ही है, आप कितनी ही आमदनी कर लीजिए, अगर आपकी वित्त प्रबंधन ठीक नहीं है तो वो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। तो जो साथी अपना रोजगार करना चाहते हैं, जब इस तरह से हम उनको ये बातें बता रहे हैं और इसमें उनको मदद करना चाहते हैं तो वो फिर बहुत खुशी खुशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चूँकि हम उनके प्रोडक्ट खरीदते भी हैं और डायरेक्ट होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बिकवाने की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये टू वे सिस्टम है। और इस टू वे सिस्टम के बीच में जब आप एक कड़ी के रूप में काम करते हैं तो पूरी कड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप जुड़ जाते हैं और उनके काम की वजह से आपका लाभ बढ़ जाता है। तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। और अपने ग्राहक जो किसान हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको केवल सामान बेच दें और उन्हें जाने दें। जितनी अच्छा आप उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, जितना उनके सुख दुख में आप भागीदार होंगे, उतना ही वो आपकी दुकान से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है और समय निकाल के उनके साथ बैठना है, उनके खेत पे जाना है, उनके घर पे जाके बातचीत करना है। तो इस तरह से आप किसान को जोड़ सकते हैं। और ये परंपरागत जो दुकानदार हैं वो ये काम नहीं करते हैं, वो अपनी दुकान पर गद्दी पे बैठे हैं। तो आप उनका मॉडल कॉपी करके अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते हैं। आपको एक डिफरेंट मॉडल पे काम करना होगा। और अगर आप ये इस तरह से काम करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी दुकान को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल तो आपको ग्राहक से ही पैसा मिलता है। आपको ज़रूरत होती है जो भी आपके पास पूंजी है उस पूंजी को रोटेट करना, कितनी तेज़ी से आप उस पूंजी को घुमा रहे हैं, बार बार चीज़ें ला के बेच रहे हैं और वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो कम पूंजी में आप अधिक काम कर सकते हैं। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसानों का भरोसा अगर आप जीत लेते हैं तो बहुत से किसान आपके साथ एडवांस बुकिंग में पार्टिसिपेट करने को सहमत होते हैं। और गांव में बहुत बड़े बड़े किसान हैं जो लाखों रुपए का सामान खरीदते हैं। अगर उनको 20-25% का मुनाफा मिलता है, देखिए जब भी आप बात करें, हम लोग जनरल बात करते हैं, ऐसे जनरल जैसे गप लगाना जैसे कहते हैं ना, उस तरह से बात करते हैं। बिजनेस में गप लगाने की बात नहीं होती है। बिजनेस में जब आप ग्राहक से बात कर रहे हैं तो आपको पैसे के टर्म में बात करना चाहिए कि देखिए आज आप खाद खरीद रहे हैं, आज सिंगल सुपर फास्फेट की बोरी आपको इतने रुपए की पड़ी, यदि आप बुकिंग करेंगे तो ये बोरी इतने कम में आपको पड़ सकती है, आपको इतने रुपए की इसमें बचत हो रही है। अभी बीज आपको ये भाव पड़ रहा है, अगर आप बुकिंग करेंगे तो ये भाव पड़ेगा, इतने रुपए का नेट प्रॉफिट आपको होगा। अगर पेस्टिसाइड आपको ये भाव पड़ रहा है, अगर आप बुकिंग करेंगे तो उसमें ये भाव होगा। तो जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं और पैसे का उदाहरण दे के बात करते हैं
तो देखिए हर किसी को पैसा समझ में आता है। मैं हज़ारों हज़ार गांव में गया, गरीब से गरीब बिना पढ़े लिखे महिला पुरुषों से मैंने बातचीत करता हूं और करता रहा हूं। मैंने कभी कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो नोट नहीं पहचानता हो कि 5 रुपए का नोट कौन सा है, 50 रुपए का नोट कौन सा है, 2000 का नोट कौन सा है। तो नोट हर किसी की समझ में आता है। और आदमी पागल हो जाए, सब रिश्तेदारों को सबके नाम भूल जाए, सब स्मृति भूल जाए, पर पैसे की स्मृति आदमी को हमेशा रहती है। आपने सड़कों पे देखा होगा, मंदिरों के सामने देखा होगा, बहुत सारे पागल लोग वहाँ भीख मांगते हुए दिखते हैं, पर पैसे की समझ उन्हें बराबर है कि आपने उनको 25 पैसे का सिक्का दिया, 50 पैसे का दिया, नोट दिया, 10 रुपये का दिया, 50 रुपये का दिया। तो बिजनेस में जब भी हम बात करें गांव में, तो हमें पैसे के टर्म में बात करना है कि आप इस काम को जो आप बता रहे हैं, उनको जो तरीका बता रहे हैं, उससे मॉनेटरी फ़ायदा क्या होगा, पैसे के रूप में क्या बचत होने वाली है। तो ये आप तब तक नहीं बचा सकते जब तक आप आज जो खर्चा हो रहा है उसको आप लिखिए और आपके थ्रू जो होगा उसको लिखिए और दोनों में तुलना करिए कि कितनी बचत होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से लोगों से बातचीत करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, और जहां आपको ज़रूरत है आप हम लोगों से सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।